कहानी की शुरुआत होती है साल 2054 में, जहां हम मिकी नाम के एक आदमी को एक दूर दराज के प्लेनेट पर देखते हैं। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो एक बर्फीली खाई में गिरा हुआ था। तभी उसे एक शिप दिखाई दी तो उसने अपने दोस्त टीमो को आवाज दी। टीमो उसे जिंदा देखकर हैरान था, पर जब टीमो शिप से बाहर आया तो उसने सिर्फ मिकी की आग उगलने वाली बंदूक यानी फ्लेम थ्रोअर उठा ली, मगर मिकी को नहीं बचाया। उसने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिकी वैसे भी जल्द ही मरने वाला है, उसे बचा के कोई फायदा नहीं होगा। असल में मिकी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन था। इससे पहले भी उसे 16 बार एक क्लोन की तरह उगाया जा चुका था और ये उसका 17वां क्लोन था। जब भी उसकी मौत होती तो कंपनी कंप्यूटर से एक नया शरीर बना लेती। उसके दिमाग की सारी यादें हर हफ्ते कंप्यूटर में सेव की जाती थी और नया शरीर बनाने के बाद उसमें डाल दी जाती, ताकि उसे अपनी पूरी जिंदगी का सब कुछ अच्छे से याद रहे। ये सब साइंस डिपार्टमेंट के लिए इतना आम हो चुका था कि अब वो इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। जब साइंटिस्ट मिकी 17 को प्रिंट कर रहे थे तो अचानक मशीन से एक तार गिर गई, जिस वजह से प्रोसेस में थोड़ी गड़बड़ी आ गई। असल में धरती पर क्लोनिंग करना मना था और इसे सिर्फ अंतरिक्ष में एक्सपेंडेबल्स नाम के लोगों के साथ किया जाता था। मिकी भी ऐसा ही एक एक्सपेंडेबल था, जिसका मतलब था कि उसे अंतरिक्ष में खतरनाक मिशंस के लिए भेजा जाता, क्योंकि अगर वो मर भी गया तो वो और मिकी बना लेंगे। उसका तो काम ही दरअसल मरना था। एक दिन उन्होंने मिकी को मरम्मत का काम करने के लिए स्पेसशिप से बाहर भेजा, पर जल्द ही मिकी को एहसास हुआ कि वो झूठ बोल रहे थे। स्पेसशिप में कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, बल्कि वो उसे खतरनाक रेडिएशन में भेजकर टेस्ट करना चाहते थे कि बाहर अगर नॉर्मल इंसान जाएंगे तो क्या होगा उनके साथ। तभी अचानक स्पेसशिप से एक औजार उस पर आ गिरा और उसका हाथ कट गया, जिसे देखकर साइंटिस्ट मजे ले रहे थे। इसके बाद उन्होंने अगला मिकी प्रिंट किया तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। तो साइंटिस्ट्स ने फटाफट सैंपल्स लेने का काम शुरू कर दिया। असल में इस सब की शुरुआत धरती पर 4 साल पहले हुई थी। मिकी टीमो का सबसे खास दोस्त था। टीमो ने उसे कुछ खतरनाक गुंडों से कर्जा दिलवाकर अपनी बेकरी की दुकान खोलने में मदद की, मगर उनका बिजनेस ठप हो गया और जल्द ही वो गुंडे उधार वापस लेने के लिए हाथ धोकर उन दोनों के पीछे पड़ गए। टीमो और मिकी ने भागने की कोशिश की, मगर गुंडों ने उन पर स्पेशल ग्रेनेड से हमला किया, जिससे उन्हें जोरदार बिजली के झटके लगे और वो बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो माफिया बॉस डैरियस से मिले, जिसे अपने कैदियों के शरीर को आरी से काटने में मजा आता था। टीमो और मिकी को समझ आ गया कि अगर उन्होंने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो उनका भी यही हाल होगा। यही समय था जब उन्होंने धरती छोड़कर जाने का फैसला किया। मिकी ने किसी और प्लैनेट पर बसाई जा रही नई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन उनकी तरह लाखों लोगों ने ये फॉर्म भरा था। इस मिशन का लीडर केनेथ नाम का एक नेता था, जो पिछले 2 इलेक्शन हार चुका था, मगर उसके कट्टर साथी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे और इसी वजह से उसे अपने इस मिशन के लिए इन्वेस्टर्स मिल गए। टीमो तो आसानी से इस मिशन का हिस्सा बन गया, क्योंकि उसके पास पायलट का लर्नर्स परमिट था, लेकिन मिकी के पास ऐसी कोई खासियत नहीं थी। इसीलिए उसने बिना ज्यादा रिसर्च किए फॉर्म में एक्सपेंडेबल भर दिया। इसके बाद कंपनी की एक ऑफिसर ने मिकी को पूरी जगह घुमाते हुए एक्सपेंडेबल्स के काम के बारे में बताया। उनका प्रिंटर स्पेसशिप में मौजूद सारा ऑर्गेनिक कचरा इकट्ठा करता था, जैसे बचा हुआ खाना, इंसानी कचरा और लाशें, और फिर इन्हीं की मदद से क्लोन्स के नए शरीर प्रिंट किए जाते थे। लेकिन मिकी उस लड़की की खुशबू में इतना मदहोश हो चुका था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। खैर, उस लड़की ने मिकी को शुरुआती स्कैन के लिए लेटाकर मशीन में भेजा। फिर उसने उसके दिमाग की सारी यादों का एक बैकअप बनाकर एक ईंट जैसे डिवाइस में भर दिया। फिर उसे एक खास इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसे सारी पुरानी घटनाएं याद आ गई और तब मिकी की माँ की मौत वाली यादें उसकी आंखों के सामने आई। उस दिन जब वो कार में जा रहा था तो मिकी ने गलती से एक लाल बटन दबा दिया और उनकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। जब उसने मंजर फिर से देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। खैर, फिर वो लड़की एक बंदूक उठाकर उसे गोली मारने लगी, क्योंकि अब उसे बार बार मरने की आदत डाल लेनी चाहिए। मिकी बहुत डर रहा था, लेकिन फिर भी लड़की ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खैर, इसके बाद स्पेसशिप अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ी और मिकी बाकी क्रू के साथ जिंदगी के नए तौर तरीके सीखने लगा। वहाँ का खाना एकदम बेकार था और सबको एक जितना खाना मिलता था। अगर किसी ने भी ज्यादा लेने की कोशिश की तो एक अलार्म बजने लगता, जिसका मतलब है कि उन्हें खाना वापस रखना होगा। खैर, क्रू के पहले लंच ब्रेक के दौरान कीनिथ अपनी पत्नी येल्फा के साथ सबके सामने आया। ये साफ था कि कीनिथ का दिमाग बहुत ज्यादा तेज नहीं था और येल्फा चर्च के साथ मिलकर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। वहाँ के ज्यादातर लोग केनेथ को देखकर काफी खुश थे।
मगर कुछ लोग एकदम शांत रहे। उसी समय मिकी की नजर सिक्योरिटी एजेंट नाशा पर पड़ी और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। नाशा ने उसे अपने टेबल पर बुलाया तो मिकी उसके पास गया। नाशा ने अपना खाना उसके साथ बांटा और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। उसी समय कीनिथ अपने भाषण में कह रहा था कि वो एक नए प्लेनेट पर जाकर एक नई दुनिया बसाने वाले हैं, लेकिन ऐसा होने से पहले उनके पास सिर्फ जरूरत का राशन होगा, यानी वो और इंसानों को नहीं पाल सकते। इसलिए कीनिथ ने आपसी संबंध बनाने पर रोक लगा दी। हालांकि इससे कोई खुश नहीं था, इसीलिए उसने कहा कि नए प्लेनेट पर जाकर जितने मर्जी बच्चे पैदा करना। लेकिन नाशा और मिकी को इस रूल की कोई परवाह नहीं थी और वो छुप छुप कर इकट्ठे रातें गुजारने लगे। इधर क्रू के लोग अक्सर मिकी से पूछते रहते थे कि मरने पर कैसा लगता है, जिससे मिकी को काफी परेशानी होती थी। एक दिन नाशा ने गुस्से में आकर उन्हें गोली मारने की धमकी दी ताकि वो खुद मौत के मुंह में जाकर ये अनुभव कर सकें। इस वजह से कैफेटेरिया में लड़ाई छिड़ गई और फिर सिक्योरिटी ने सबको पूरी रात जेल में रखा। मिकी को तो सजा के तौर पर पहले से आधा खाना दिया जाने लगा। इधर जब काय और जेनिफर नाम की लड़कियां मिकी के करीब जाने की कोशिश करती थी तो नाशा जल्द ही वहां आकर सबको ये दिखा देती कि मिकी सिर्फ और सिर्फ उसका है। आखिरकार कुछ समय बाद स्पेसशिप उस प्लेनेट पर पहुंच ही गई जहां उन्हें जाना था और साइंटिस्टों ने मिकी को बिना हेलमेट के बाहर भेज दिया ताकि वो उस इलाके में जितने वायरस हैं सबको इकट्ठा करके ला सके। मिकी बाहर जाते ही बीमार होकर मर गया, लेकिन इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने के लिए उन्हें इस मिशन को बार बार दोहराना पड़ा। एक दिन साइंटिस्ट्स ने देखा कि लाश के बैग में मिकी अब भी जिंदा था, पर फिर भी उन्होंने मिकी को साइक्लर में फेंक कर मार डाला। आखिरकार मिकी 12 से मिकी 16 की बदौलत साइंटिस्ट ने वो वैक्सीन ढूंढ निकाली और अब इंसान बिना मास्क के इस प्लेनेट पर घूम सकते थे। इसके बाद मिकी को अपनी रिसर्च टीम के साथ बाहर भेजा गया तो वो सब एक बर्फीली गुफा में घुस गए। काय की नजर दीवार में एक छेद पर पड़ी जहाँ कीड़े जैसे कुछ जानवर थे। एक जानवर अचानक काय पर कूद पड़ा तो काय भागी और वो जानवर उसका पीछा करने लगा। उसी समय उसके एक साथी ने गोलियां चलाकर सभी एलियन जानवरों को भगा दिया। इसके बाद वो सब बाहर जाने लगे तो अचानक जेनिफर वहीं जम गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि छत पर जरूर कोई जानवर है। उसने छत पर हमला कर दिया जिससे उस पर बर्फ गिर पड़ी और वो वहीं दबकर मारी गई। बाद में जब वो स्पेसशिप में पहुंचे तो कीनिथ ने मिकी को खूब डांटा क्योंकि जेनिफर की जगह मिकी को मरना चाहिए था, उसका तो काम ही मरना है। फिर उसने उन जानवरों की वीडियोस देखने के बाद उन्हें क्रीपर्स नाम दिया। इधर मिकी को पहले से भी आधा खाना मिलने लगा था और काम कर दिया था 2 गुना। उन्होंने मिकी को क्रीपर्स के सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए बाहर भेजा और टीमो अपने हेलीकॉप्टर में उसे खाना देने जाता था। एक दिन मिकी पतली बर्फ पर चल रहा था तो अचानक वो टूट गई और मिकी बर्फीली खाई में गिर गया। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। टीमो के जाने के बाद मिकी एक बड़े से क्रीपर के हाथ लग गया जो उसे खींच कर ले जाने लगा। जल्द ही छोटे छोटे क्रीपर्स ने उसे घेर लिया और उसकी उंगलियां चबाने की कोशिश करने लगे। खैर फिर क्रीपर्स की माँ ने अजीबोगरीब सी आवाजें निकाली तो मिकी ने भी वैसा ही किया और क्रीपर्स ने उसे खाई से बाहर फेंक दिया। उसने क्रीपर्स की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि एक क्लोन इतना घटिया होता है कि क्रीपर्स भी उसे खाना पसंद नहीं करते। तभी मिकी को पास से ही एक कंपनी ट्रक गुजरता दिखाई दिया तो उसने मदद की गुहार लगाई पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तब वो भागकर ट्रक की छत पर चढ़ गया। आखिरकार जब वो स्पेसशिप में वापस पहुंचा तो वो सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया, पर तभी उसने देखा कि मिकी 18 को पहले ही प्रिंट कर दिया गया था और वो उसके सामने मौजूद था। ये देखकर मिकी 17 चिल्ला पड़ा क्योंकि एक ही समय पर 2 क्लोन्स का होना गैर कानूनी था। तब 18 ने उस पर पत्थर फेंक कर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब 17 की आंख खुली तो उसने देखा कि 18 उसे एक बक्से में घसीट कर ले जा रहा था। 17 को याद आया कि नाशा ने कहा था कि हर एक मिकी थोड़ा सा अलग है और उसने हिसाब लगाया कि मिकी 18 थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला था। जब वो साइक्लर रूम में पहुंचे तो 17 ने पीछे से 18 पर हमला करने की कोशिश की, मगर 18 ने उसे देख लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। फिर उसने 17 को आग के कुएं में धकेलने की कोशिश की तो 17 ने उसे एक ऑफर दिया। उसने कहा कि वो दोनों काम बांट कर सकते हैं और फिर एक एक करके मर भी सकते हैं क्योंकि मरना तो तय था उनका। 18 को एहसास हुआ कि 17 मरने से डरता है, पर उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है क्योंकि वो तो पहले भी कई बार मर चुका है। तब 17 ने कहा कि वो दोनों बहुत अलग हैं, पर 18 ने उसे फिर से धक्का देने की कोशिश की। उसी समय उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो दोनों मिकी छुपने के लिए भागे। असल में ये टीमो था जो चुपके से बाकी क्रू मेंबर्स को ऑक्सीफोजोल नाम का ड्रग बेच रहा था जो शरीर के ऊपर शराब वाला असर करता था।
जैसे ही टीमो अकेला हुआ तो 18 ने बाहर आकर टीमो को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बिजनेस आइडिया की वजह से ही आज वो यहाँ पर फंस गया था। उसने टीमो को कुएं में धकेलना चाहा, पर तभी 17 ने उस पर हमला बोल दिया। फिर 17 ने टीमो की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 18 ने उसे पीछे खींच लिया। इसके बाद उन दोनों में थोड़ी हाथापाई हुई और 18 ने एक गर्मा गर्म लोहे का सरिया उठा लिया। पर उसी समय एन वक्त पर नाशा और सिक्योरिटी टीम का हेड जी कमरे में आ पहुंचे। तब 18 ने टीमो को अपना मुंह बंद रखने को कहा, वरना वो उसके ड्रग बेचने वाले काम का भांडा फोड़ कर देगा। फिर दोनों इकट्ठे मरेंगे, ठीक है। फिर 18 और टीमो ने नाटक किया कि टीमो गलती से कुएं में गिर गया था और 18 ने उसकी जान बचाई है। उधर 17 छुप कर ये सब देख रहा था और जब उसने नाशा को 18 के साथ चिपक कर जाते हुए देखा तो उसे बहुत जलन हुई। 17 ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, पर तभी एक चर्च के आदमी ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो उसके साथ तस्वीर लेना चाहता था। फिर उसने बताया कि मिकी को कीनथ और येल्फा के साथ डिनर का मौका दिया जा रहा है। रात को जब वो डिनर पर गया तो इतना स्वाद खाना देखकर उस पर टूट पड़ा। कीनथ ने उसे जेनिफर की मौत पर डांटने के लिए उससे माफी भी मांगी। फिर काय भी वहां आ गई और वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक मिकी ने उल्टी कर दी और साइंस टीम कमरे में घुस आई। उन्हें मिकी की गर्दन पर लाल निशान दिखाई दिया तो वो समझ गए कि ये मीट में मौजूद ग्रोथ हार्मोन्स खाने की वजह से हुआ है। असल में साइंस टीम एक खास दवाई बनाने पर काम कर रही थी और उन्होंने मिकी को इंजेक्शन दिया, लेकिन वो छटपटाता हुआ इधर उधर सामान से टकरा कर दर्द में बुरी तरह कराहने लगा। कीनथ ने कहा कि उन्हें मिकी को आसान मौत देनी चाहिए और इधर येल्फा ने अपना कारपेट हटा दिया ताकि उस पर खून के धब्बे न लगे। काय का मानना था कि उन्हें मिकी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, पर कीनथ ने कहा कि ये इंसान नहीं है, क्लोन है बस एक। तब मिकी ने गुहार लगाई कि उसे मारने की जरूरत नहीं है, वो ठीक महसूस कर रहा है अब। जिसके बाद काय उसे अपने साथ ले गई। काय के कमरे में मिकी ने तस्वीरों में देखा कि काय जेनिफर से बेहद प्यार करती थी। तब काय ने मिकी से मरने के बारे में पूछा, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जेनिफर ने मौत से पहले क्या फील किया था। मिकी ने बताया कि एक बहुत ही डरावना अनुभव है। फिर काय ने उसके करीब आने की कोशिश की, पर मिकी घबरा कर भाग गया। इसके बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो नाशा ने पहचान लिया कि वो नंबर 17 है। असल में 18 ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। फिर उसने अपनी लिपस्टिक से दोनों के शरीर पर नंबर लिख दिए। उसी समय काय उनके कमरे में आ गई और उसने दोनों क्लोन्स को देख लिया, पर वो बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। तभी नाशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। उधर क्लोन्स टीवी देख रहे थे, जिसमें कीनथ अपने साइंटिस्ट्स के साथ एक टॉक शो पर बात कर रहा था। तब 17 ने 18 को डिनर के समय हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे कीनथ सिर्फ एक एलर्जी इन्फेक्शन के चलते भी उसे मारना चाहता था। ये बात सुनकर 18 को बहुत गुस्सा आया। अब वो नाशा की बंदूक लेकर कीनथ की जान लेने निकल पड़ा। उधर काय एक से ज्यादा क्लोन्स की रिपोर्ट करने गई थी, पर नाशा उस तक पहुंच गई। तब काय ने कहा कि अगर नाशा चाहती है कि काय किसी को भी इस बारे में ना बताए तो उसे काय को एक मिकी देना होगा। पर ये सुनते ही नाशा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मिकी कोई खिलौना नहीं है कि किसी को भी बांट दिया। उसी समय 18 वहां से भागा और 17 भी उसका पीछा करते हुए वहां आ गया। 17 ने काई और नाशा को बताया कि 18 के पास बंदूक है। उधर कैफेटेरिया में एक लेजर मशीन एक बड़ी सी चट्टान को काट रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक काला हीरा छुपा हुआ था। उसी समय 18 भीड़ में छुपकर बंदूक चलाने के लिए तैयार हो गया, पर तभी एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। उसी समय एक चट्टान में से एक छोटा क्रीपर बाहर आ गया और सभी लोग बुरी तरह डर गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और कीनथ टेबल पर खड़ा होकर इस क्रीपर को पकड़ने का हुक्म देने लगा। साइंटिस्ट्स ने तुरंत हैजमेट सूट पहने और क्रीपर को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब कीनथ ने 17 को भी क्रीपर को पकड़ने का आदेश दिया। जैसे ही क्रीपर एक जगह रुका तो 17 ने वही अजीब सी आवाज निकाली जिस तरह उसने उस दिन क्रीपर्स की माँ को बोलते सुना था। उसे ऐसा करते हुए डोरोथी ने बहुत ध्यान से देख लिया। इसी दौरान 18 वहां पर कीनथ को मारने पहुंच गया। उसने गोलियां भी चला दी, पर नाशा और 17 ने उसे धर दबोचा। उसकी गोली सीधा काले हीरे पर जा लगी और तभी अचानक एक और क्रीपर कीनथ के चेहरे पर चिपक गया। काई और बाकी गार्ड्स ने गोलियां चलाकर क्रीपर को मार डाला और उधर साइंटिस्ट्स ने पहले क्रीपर को पकड़ लिया। इस बच्चे की चीखें बाहर गुफा में मौजूद उसकी माँ को सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि नाशा के साथ साथ 17 और 18 को भी जेल में कैद कर दिया गया था। तब 17 ने उन्हें बताया कि उस दिन गुफा में क्रीपर्स ने उसे खाने तक से इनकार कर दिया। इतना बेकार हूँ मैं। लेकिन नाशा ने कहा कि तू फालतू सोच रहा है, असल में क्रीपर्स ने तेरी जान बचाई होगी। तभी अचानक सो रहे गार्ड के सर पर एक बैग आ गिरा। असल में ये टीमो था जो अपने दोस्तों को आजाद करवाने के लिए जेल में घुसाया था।
टीमो ने 17 को एक खत दिया जो उसे अपने दरवाजे पर मिला था। उसमें लिखा था कि डैरियस के गुंडे अपना कर्ज वसूलने के लिए उनका पीछा करते हुए अंतरिक्ष तक आ गए हैं। डैरियस ने लिखा था कि अगर टीमो आरी से मिकी के टुकड़े टुकड़े करके उसकी वीडियो डैरियस को भेज दे तो वो उनका कर्ज माफ कर देगा। अब उस गार्ड ने कैमरा लगाया तो टीमो ने रोते हुए 17 से कहा कि वो वैसे भी मरने ही वाला है। काय ने टीमो को अपना नाटक बंद करने को कहा तो टीमो ने गार्ड से कहा कि 17 को मार दो पहले, पर तभी 18 ने टीमो से कहा कि 17 की जगह कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि उसे मौत से डर नहीं लगता था और उसके अंदर दर्द सहने की ताकत 17 से तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन मरने से पहले उसे थोड़ी ऑक्सीजोफोल चाहिए। जैसे ही गार्ड उसे ड्रग देने आया तो 18 ने उसकी बाजू पकड़कर उसका सर सलाखों पर दे मारा। उसी समय नाशा ने उसकी टेजर गन चुराकर टीमो को बिजली के झटके दिए। साथ ही वो गार्ड से चाबी चुराकर जेल से बाहर आ गई और अब वो टीमो की ही आरी से उसी के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार थी। पर उसी समय जीक वहां आ गया और उसने सबको गिरफ्तार कर लिया। जब उसे कॉरिडोर में ले जाया जा रहा था तो 17 को एहसास हुआ कि नाशा ने हमेशा उसकी रक्षा की है। एक बार तो उसने एक हैजमेट सूट पहनकर एक दर्दनाक एक्सपेरिमेंट के दौरान भी उसका साथ दिया था। खैर, जब वो सभी खिड़कियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सभी क्रीपर्स ने स्पेसशिप को चारों तरफ से घेर लिया था। इधर साइंटिस्ट उस क्रीपर के बच्चे को ले जा रहे थे तो डोरोथी ने 17 को देखा और उसने वही अजीबोगरीब आवाज निकालने की कोशिश की जो 17 ने कैफेटेरिया में निकाली थी। डोरोथी का मानना था कि ये क्रीपर्स की भाषा है और वो उनसे बात करने के लिए ट्रांसलेटर बनाना चाहती थी। इसके बाद हम सब साइकिलर रूम में पहुंचे जहाँ येल्फा ने एक नई सॉस बनाने के लिए क्रीपर बच्चे की पूंछ काट डाली। फिर कीनथ ने गर्मा गर्म सरिये से 18 के गाल पर निशान बना दिया ताकि वो दोनों क्लोन्स को पहचान सके। फिर उसने एक साइंटिस्ट को कहकर मिकी की याददाश्त का सारा डेटा उड़ा दिया। कीनथ को क्रीपर्स पर गुस्सा आ रहा था तो नाशा ने कहा कि ये प्लेनेट असल में क्रीपर्स का ही है और इंसान यहाँ पर एलियंस बनकर आए हैं। नाशा ने बताया कि क्रीपर्स ने एक बर्फीली खाई से मिकी को जिंदा बाहर निकाला था, बुरे नहीं है वो। पर कीनथ ने हंसकर कहा कि क्रीपर्स ने उसे इसलिए जिंदा छोड़ दिया होगा क्योंकि वो कूड़े से भी बदतर है। खैर, तब डोरोथी ने कहा कि उसकी टीम क्रीपर्स की भाषा जानने के लिए ट्रांसलेटर बना रही है। उसी समय क्रीपर बच्चे ने कीनथ पर थूक दिया जिस पर कीनथ ने उस पर गरम सरिये से वार किया पर वो चूक गया। अब कीनथ को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अनाप शनाप बोलता जा रहा था, जिसके बाद नाशा भी उस पर चिल्ला पड़ी। फिर कीनथ ने तैश में आकर क्रीपर बच्चे को एक रस्सी से बांधकर आग के कुएं में फेंक दिया और रस्सी नाशा की ओर फेंक दी। नाशा ने जैसे तैसे उसे अपने दांतों से पकड़ा ताकि वो बच्चे की जान बचा सके। जीक ने अपने आदमियों को ये सब रिकॉर्ड करने को कहा। अब कीनथ चाहता था कि सभी क्रीपर्स को मौत के घाट उतार दिया जाए, पर येल्फा के पास इससे बेहतर आइडिया था। उन्होंने मिकी 17 और 18 की पीठ पर बॉम्ब्स लगा दिए जिसके बटन्स कीनथ के हाथ में थे। येल्फा चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रीपर्स की पूंछ काट कर लाएं और जो भी पहले 100 पूंछ लेकर आएगा वो जीत जाएगा। वहीं हारने वाले को अपनी मौत का सामना करना होगा। जब वो रास्ते में थे तो 17 ने कहा कि ये उसकी माँ के कार एक्सीडेंट की सजा है, पर 18 ने कहा कि उस गाड़ी में डिफेक्ट था, इसीलिए उन्हें सिर्फ एक बटन दबाने के लिए खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। उसी समय डोरोथी वहां आ गई और उन्हें अपना बनाया ट्रांसलेटर डिवाइस दिया। अब वो दोनों क्रीपर्स के झुंड से होते हुए बच्चों की माँ तक आ पहुंचे। वो मिकी को पहचानती थी। उसने कहा कि उसने मिकी की जान बचाई थी, पर बदले में इंसानों ने उसके ही बच्चे को कैद कर लिया। अगर उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देगी। तभी उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और बाकी बच्चों ने भी ऐसा ही किया। 17 और 18 ने अपने कान बंद कर लिए, जिस पर क्रीपर माँ ने कहा कि अपनी ताकत से वो उनके दिमाग भी उड़ा सकती है। उधर स्पेसशिप में जब कीनथ और येल्फा ने क्लोन्स को क्रीपर्स से बातचीत करते देखा तो वो काफी घबरा गए। उसी समय मिकी 17 कैमरास की तरफ भागा और अपनी उंगलियों से C3 का निशान बनाया। दरअसल ये एक सिग्नल था नाशा को, जिसका मतलब था कि कुछ भी करके बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचाना होगा। येल्फा और चर्च को लगा कि क्लोन्स के बजाय कीनथ को इन क्रीपर्स से बात करनी चाहिए। उधर 17 ने क्रीपर माँ से वादा किया कि नाशा उसके बच्चे को जरूर ले आएगी, लेकिन माँ ने कहा कि सिर्फ इतने से नहीं चलेगा क्योंकि इंसानों ने उसके एक बच्चे की जान ली थी, इसीलिए बदले में उसे भी एक इंसान की जान लेनी होगी। उसी समय कीनथ की 3 गाड़ियां बाहर आई
अंदर नाशा ने एकदम कूद कर येल्फा को पकड़ लिया। तभी जीक ने बच्चे की रस्सी पकड़ ली तो नाशा ने कहा कि अगर वो बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाने देंगे तो वो येल्फा को रिहा कर देगी। जैसे ही जीक नाशा को रस्सी देने वाला था तो येल्फा ने उसकी कलाई काट दी, पर नाशा ने ऐन वक्त पर रस्सी पकड़ ली। येल्फा नाशा को गिरफ्तार करना चाहती थी, पर जीक ने कहा कि येल्फा और कीनथ ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, इसीलिए उन्हें कमेटी के सामने पेश होना होगा। उधर बाहर गाड़ियों को आता देख बच्चे भागकर अपनी माँ से लिपट गए। अब गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस पर बंदूक चलानी है। उसी समय 18 उनके सामने आ गया तो एक गार्ड तो उस पर भी हमला करने वाला था, पर चर्च के आदमी ने उसका रॉकेट आसमान की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि 18 का अगर बम फट गया ना तो वो भी मारे जाएंगे। उसी समय 18 कीनथ पर कूद पड़ा। इधर नाशा जैसे ही बच्चे को लेकर आई तो 18 ने ऐलान किया कि वो क्रीपर माँ के लिए एक इंसान की बलि भी देने को तैयार है। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, पर फिर उसने बटन दबा दिया, जिसके बाद उसने अपने बैग में रखे बम को फोड़कर कीनथ को भी मार गिराया। आखिरकार सभी क्रीपर्स चुपचाप वहां से चले गए। ये सब खत्म होने के बाद पूरे क्रू को जेल में डाल दिया गया। कीनथ को खोने के बाद येल्फा भी पागल होकर अपनी जान खो बैठी। इसके बाद बाकी क्रू पर केस चला, पर आखिरकार नाशा जेल से बाहर आ गई और उसने कमेटी हेड के लीडर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया ताकि वो अच्छे बदलाव ला सके। वहीं दूसरी ओर डोरोथी ने ट्रांसलेशन की रिसर्च पूरी कर ली थी और अब मिकी अक्सर क्रीपर्स से बात करता। तब उसे पता चला कि क्रीपर्स की वो अजीबोगरीब आवाज सिर्फ शोर है और क्रीपर माँ ने अपने बच्चे को पाने के लिए झूठ कहा था कि अगर वो चाहे तो उनका दिमाग फोड़ सकती है। खैर जल्द ही नाशा इलेक्शन जीत कर नई लीडर बन गई, जिसके बाद उसने ऐलान किया कि एक्सपेंडेबल्स प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद किया जाता है और अब मिकी को एक क्लोन नहीं बल्कि एक असली इंसान समझा जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।